the simple interest at 4% rate per annum after 8 years. After 8 years becomes 1700 rupees 1700 1700 rupees less than the principal, less than the principal. Find the principal. Find the principal. हिंदी वाले बच्चे 4% ब्याज दर से 8 वर्षों में 4% ब्याज दर से 8 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन से 1700 रुपए कम बनता है। मूलधन से 1700 रुपए कम बनता है। तो मूलधन ज्ञात करें। सामने देखो आराम से। सबसे पहले पी का मान मानना है तो कितना मान के चलेंगे 100। ये कम बनता है कि जो लाइन ना, इसको आराम से समझोगे प्यार से। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल लीजिए, क्वेश्चन को दिमाग से हटा दीजिए, सिंपल एग्जाम्पल। रेट है 10%, टाइम है 1 साल, तो 1 साल में ब्याज कितना बनेगा 10% ही होगा। 2 साल में 20 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही हर साल बराबर चलता है। 3 में 30 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल रहता है 100 यूनिट। सही है। जब 1 साल में 10 बना तो 100 से कितना कम बना 90। 2 साल में कितना हो गया 20, तो 100 से कितना कम बना 80। 3 साल में कितना हो जाएगा 30, तो 100 से कितना कम बना 70। यही कहानी है ना, वो अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया वैल्यू में। देखना जरा, रेट कितने बता रखी है और टाइम। तो इस केस में जो एस आई बनना चाहिए 4 × 8 वो कितना बनना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो कितना कम हुआ ये बता दो। तो ठीक है, माइनस करके बता देते हैं अभी 100 में से 60 हमारे हिसाब से, और क्वेश्चन वाले के हिसाब से कितना कम हुआ, यानी 68% कितने के बराबर है 1700। सबसे पहले 1 यूनिट का मान निकाल। 1% कितना बन जाएगा 1700 बटे में 68, और हमें क्या निकालना है पी, इसका मान कितना मान रखा है। तो यहाँ लाओगे 4 से कट करो 25 पर, 4 से कट करो 17 पर, और 17 से पूरा कितने पे कट जाएगा 100 पे। 25 × 100 मतलब आंसर कितना आ जाएगा। कर ठीक है, आगे देखो, अगले नोट कर लिया। देखो, द सिंपल इंटरेस्ट एट 12% rate per annum, 12% rate per annum becomes 3000 rupees more than the principal. 3000 rupees more than the principal after 15 years. After 15 years, find the principal. Find the
प्रिंसिपल। साधारण ब्याज 12% वार्षिक दर से 12% वार्षिक दर से 15 वर्षों में मूलधन से 3,000 रुपए अधिक हो जाता है। सही। 15 वर्षों में मूलधन से 3,000 रुपए अधिक हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें। तो पी कितना मान लिया? इस बार रेट कितनी है बेटा? और टाइम कितना है? तो 15 × 12 किया तो कितना आंसर आया सबका? 180। तो आपने पैसा उधार कितना दिया था? 100। ब्याज आया 180 का। मुझे ब्याज की वैल्यू नहीं बताई गई, ब्याज कितना ज्यादा है इसकी वैल्यू बताई गई है। तो आप बताओ 180 100 से कितना ज्यादा है? 80। इसकी वैल्यू वो कितनी कह रहा है मेरे को? तो 1% का मान, फिर आप बोलोगे वही तरीका 3,000 बटे में 80। और मुझे क्या निकालना है? पी। और पी का मान मैंने कितना मान रखा है? 100। तो यहाँ ले जाकर 100 से गुणा कर दूंगा। 20 पंजे 100, 20 चौके 4 से उड़ा दो। 4 7 28, 4 पंजे 0 5 5 25, 35 और 2 3,750। ओके। अगली टाइप, वेरिएबल रेट। टाइप का नाम है वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट का दो तो फंक्शन या पर्पस होता है। पहली बात, रेट कांस्टेंट ना हो, 2 दिन टाइम पे रेट चेंज करते रहिए। एक, दूसरा रेट नोन ही ना हो, उसकी वैल्यू ही गायब कर रखी हो। दो तरीके से रेट को हम वेरिएबल मानते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, a certain money is lent at simple interest. A certain money is lent at a simple interest for 2 years, for 2 years at 3% rate per annum. 3% rate per annum. For the next 3 years, for the next 3 years, rate is 5% per annum. 5% per annum. And the time beyond 5 years, the time beyond 5 years, rate is 11% per annum. 11%. The person paid total simple interest. The person paid total simple interest after 7 year. After 7 year, rupees 1720. 1720. Find the sum lent. The sum lent. हिंदी वाले बच्चे, कोई धनराशि 2 वर्षों के लिए
कोई धनराशि 2 वर्षों के लिए 3% ब्याज दर पे, अगले 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज दर पे, 5% ब्याज दर पे, और 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद 11% ब्याज दर से उधार दिया गया, 11% ब्याज दर से उधार दिया गया। यदि 7 वर्षों बाद, यदि 7 वर्षों बाद कुल ब्याज, कुल ब्याज 1720 रुपए हो, 1720 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात करें। तो क्या इसमें कोई चीज कांस्टेंट की है? प्रिंसिपल तो चलो फिक्स है, कितना लेना है 100। रेट को उसने फिक्स नहीं रखा, 3 अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, कितनी कितनी, 3%, फिर 5%, और अपना टाइम डिसाइड कर दिया। अभी अगर आप इतने टाइम में पैसा वापस करोगे तो मैं इस वाली ब्याज दर से दूंगा। तो पहला ऑफर क्या दिया कि 2 साल में अगर पैसा आएगा तो हम आपसे 3% के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो 2 साल तक पैसा मतलब कितना ब्याज देके जाएगा, ठीक है। उसने कहा अगर यहाँ पैसा वापस नहीं आया तो अगले 3 साल तक आप कभी भी देके जाओ, मैं आपसे 5% चार्ज करूंगा। मतलब अब वो ब्याज कितना बनाएगा भाई, 2 साल यहाँ पूरे हो गए, 3 साल यहाँ पूरे हो गए, कितने हो गए 5। तो 5 साल के बाद क्या बोल दिया, आप चाहे 1 साल रखो चाहे 10 साल रखो, आपसे हम 11% लिया करेंगे। तो पूरा ड्यू अमाउंट कितने वर्ष में क्लियर हुआ, 7। 7 में से कितना ब्याज मैंने काउंट कर लिया, 2 और 3 5, तो कितना शेष रह गया। अब 2 साल का ब्याज और निकला, तो वो कितना आया 22%। तो इसका मतलब सारा ब्याज आपस में ऐड करना, 15 और 6 21 और 22 43। ये जो 43% है इसकी वैल्यू कितनी है, 17, हाँ 1720। तो 1% का मान कितना हो गया 1720 डिवाइड बाई 40। ठीक है, अब ये पूरा ही कितने पे कट रहा है, 4 में 4 3 12 16 और 17। तो 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर आ गई बेटा, 40 के। और पी का मान आपने 100 मान रखा है, तो 100 से गुणा करके कितना बोल दोगे, 4। फिर कहना तो टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 7 ईयर, सही है। मैंने अगर आप बिगिनर है और आपको प्रॉब्लम आ रही है, ओके ऐसा है, तो उसमें कोई नई बात होगी, एक्सपीरियंस वालों को भी आती बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमेशा आती है, ऑलवेज। हम जॉब चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब। आपको लगता है नॉलेज की फाइट है, और मैं बहुत लंबे टाइम से करके ये चीज कहता आ रहा हूँ कि ये साइकोलॉजी की फाइट है, एक बहुत बुरी चीज होने वाली है। ठीक है? वो ऐसी है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपने भी 10th का 12th का पेपर दिया, ग्रेजुएशन दिया, सब फाइन। आप तैयारी करते हैं ग्रेजुएशन जॉब के लिए किसी पेपर की, और जैसे ही पेपर का टाइम नजदीक आता है ना, एक एक महीना रह जाता है, 20 दिन रह जाते हैं, सब बच्चों के मन में एक अंतरात्मा से आवाज उठती है कि वो इसके लिए तैयार नहीं, कुछ कमी रहेगी। और जैसे जैसे पेपर नजदीक आता जाता है, ये आवाज अपने आप बढ़ती जाती है। इन लास्ट मोमेंट ऑफ पेपर वी आर ऑलवेज लाइक कि हम बिल्कुल तैयार नहीं है। कई बार ऐसा होता है, बार छोड़ देते हैं, अगली बार देखेंगे, फिर मजबूरी में जाना पड़ता है, रोल नंबर आया हुआ, चलो चल के तो आएंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है,
वही जो उम्मीद थी, फेल हो गई, क्वालिफाई नहीं कर पाए। नेक्स्ट टाइम फिर वही होता है, फॉर्म निकलता है तब स्पिरिट यहाँ होती है, इस बार पक्का करेंगे। भरने के बाद मिडिल रेंज आ जाती है, चल रहा है चल रहा है, फिर वो एक महीना आया फिर नीचे गिर गए। ये कॉन्टिन्यूस होता रहता है आपके साथ लगातार, जितनी बार आप पेपर देते रहते हो, और एक दिन आपको समझ में आ जाता है कि आपको अपनी नॉलेज नहीं, आपकी साइकोलॉजी हरा रही है। 7 अलग अलग पेपर की बात मैं करता हूँ, राइट फ्रॉम द सीजीएल बैंक पीओ टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ हरियाणा ग्रुप डी। मैं सब में फेल हुआ हूँ जितने आपने नाम सुने। ऐसा स्टार्ट किया था कि मैं यहाँ लगूंगा, एक अटेम्प्ट दिया, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं सीपीओ कर लेता हूँ। नहीं हुआ, कोई बात नहीं सीएचएसएल पकड़ लेता हूँ, वो भी नहीं हुआ। अब हरियाणा में ग्रुप सी का निकला क्लर्क का, ये दिया आता हूँ, वो भी नहीं हुआ। लास्ट उम्मीद बहुत ग्रुप डी इन हरियाणा 2018 वाला, वो भी नहीं हुआ। क्योंकि पेपर से 15 दिन पहले जो तुम्हारे अंदर आवाज आती है मेरे अंदर भी आती थी। और लास्ट टाइम क्या लगता है इंसान कितना अजीब सोच सकता है। एक तो पेपर में फेल होने के बाद क्या हुआ था, 2 पेपर में जब फेल हो गया ना, तो मैंने एक चीज नोटिस करनी शुरू किया, क्या हो रहा है, मेरे सारे रोल नंबर थर्सडे को आ रहे हैं। तो मैंने इस चीज को नोटिस किया, थर्सडे को आ गया तो मैं गया काम से। तीसरी बात, और आ भी रहे थे कॉन्टिन्यूसली, जो मुझे पता है थर्सडे को आ जाए। मैं ऐसे जा रहा हूँ ऑटो में बैठ के, बाहर बादल दिख रहे हैं मेरे को, अजीब अजीब आकृतियां दिख रही है, ये घोड़े जैसी शेप आगे मनूस है तुम्हारे। इस टाइप की साइकोलॉजी यहाँ तक लेगी ब्रेन को। मैं कहा यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, 8 पेपर 7 पेपर के अंदर आप फेल हो गए, सबसे नीचे वाला लेवल भी क्रैक नहीं हुआ, ऊपर वाला सोच रहे थे। ठीक है, तो मैंने पापा को बताया कि ऐसी ऐसी चीजें, आप बताना पड़ेगा अल्टीमेटली क्या करोगे। अकेले जितना झेल सकते हो झेल सकते हो। आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं ये मानता हूँ, कई मेरे को मिलते हैं, कुछ बड़ा काम करना है, हाँ करते क्यों नहीं है, क्या पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा, उनसे मांगना पड़ेगा, शर्म आती है। तो मैं एक 32-33 साल की एज में आके भी ऐसा इंसान हूँ, जैसे आज ही पेरेंट्स से चाहे पैसे लेने हो, चाहे एडवाइस लेनी हो, चाहे बात करनी हो, चाहे काम करना, मैं बहुत फ्रैंक होता हूँ उस चीज को लेकर। अपने अपने ही काम आता है, मैं उसको बड़ा क्लीन कि दूसरों को नहीं बताना। मेरी जिंदगी मेरे घर वालों के पास होनी चाहिए, राज पता चलेंगे तो बुरा तो नहीं मानेंगे ना दूसरों को, वो तो मैनिपुलेट करेंगे हमेशा। आई एम बीइंग वेरी क्लीन ऑन दिस साइड। तो मैंने पापा को बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने सिंपल सा एक फैक्टर रखा कि अगली बार जब पेपर आएगा अकेले मत जाना, भाई को साथ भेज देगा तो साथ निकल ले इसके। अब उससे क्या होता है, बंदा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। 2 बंदे शुरू से लेके घर से निकले तब से बात करते हुए जा रहे हैं, जब तक एग्जाम सेंटर आ गया तब तक बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, वो एग्जाम के बारे में नहीं है। तो ओनली मोटिव इसके पापा ने उसको पहले बोल रखा था कि इसको माइंड से खाली मत होने देना बस, क्योंकि खाली बैठेगा फिर ये सोचेगा, फिर ये टेढ़ा सोचेगा, ये नेगेटिव जाएगा। तो इसको नेगेटिव मत होने देना। एग्जाम से पहले कुछ खाना पीना खिलाया उसने, जबरदस्ती ना खा पी ले, थोड़ा सा चाय ले ली, ये वो करके लास्ट मोमेंट सेंटर में जब तक एंट्री होती है तब तक वो साथ रहे। 2019 की बात बता रहा हूँ, वही वो पहला अटेम्प्ट था जो क्वालिफाई हो। क्योंकि उस दिन साइकोलॉजिकली मैं 1.5 घंटे ऐसा नहीं हुआ अंदर से कि मेरा कॉन्फिडेंस नीचे गिरता जा रहा लगातार कॉन्टिन्यूसली। अब अपनी अपनी चॉइस होती है, अगर हम बोलता हूँ कि मैं स्पिरिचुअल हनुमान चालीसा सुनता हूँ, तो वो एक रेशनलाइजेशन लग सकता है कई बच्चों को कि अपनी चॉइस है, बट मेरी थी, मैंने वो भी यूज किया था। कोई चाहो तो उसको भी यूज कर सकता है, कोई भी एनी वे। द पॉइंट इज स्टे डिस्ट्रैक्टेड, आप उससे हट जाइए जो आपकी साइकोलॉजी है, और फिर आपको समझ में आ जाएगा आपकी नॉलेज आपको नहीं हरा रही, आपकी साइकोलॉजी आपको हरा रही है। जब अंदर से मान लेते हैं ना चीजें वैसी होती है, प्रॉब्लम यहाँ है। और आप अंदर से माने बैठे कि ये आपसे नहीं हो रहा, ये अभी नहीं होगा, अभी आप तैयार नहीं है, एंड द कंडीशन इज, या तो हमेशा तैयार होते हैं या आप कभी तैयार नहीं होते। ऐसा टाइम कभी नहीं आता जब फुली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। आपको क्या लगता है मेरे को मैथ का सब कुछ आ गया, नहीं मतलब ही नहीं। तैयारी मेरे को भी करनी पड़ती है, आज फुली प्रिपेयर्ड कोई नहीं है। जितने में हो उतने को एग्जीक्यूट करना सीख जाओ। 3+3 कितना होता है, 6 ही होता है ना। बस ये बताना सीख जाओ, बात खत्म हो जाएगी। पेपर में तुम्हें 12+15 17 नजर आता है, सच्चाई ये। और 12 × 15 30 नजर आता है। तो बात वही आ गई ना, जो तुम चाहते हो तुम वो नहीं कर पाते। होती है, बिल्कुल होती है। अगेन कह रहा हूँ ना, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या लगता है, एक सिंपल पॉइंट अगेन सब बच्चे, बात उसकी जेन्युइन है। अब मैंने बता दिया कि ये चीज है, लेकिन प्रॉब्लम तो वही रही ना कि महीना जब आएगा तब तो दिक्कत बनेगी, 15 दिन रह जाएंगे तब और समस्या खड़ी होगी, 10 दिन और खड़ी होगी। तो क्या, एक तो लास्ट जो वीक होता है ना वो कभी पढ़ाई का नहीं होता, बहुत एक्सपीरियंस से ये चीज कह रहा हूँ, सुनना चाहते से। लास्ट का वीक कभी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, किताबें छोड़ दो। जितना हो सकता है गेमिंग, अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो उसमें एंगेज हो जाओ, कोई एक्टिविटी करते हो उसमें एंगेज हो जाओ, फिजिकल वर्कआउट, मूवी देखो, चिल करो, बाहर घूमो, टूर पे निकल जाओ। जितना हो सकता है स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल रिलैक्स माइंड, जितना हो सकता है 1 हफ्ते तक तो लास्ट का ये करना चाहिए। अब हमारी प्रॉब्लम उल्टी चलती है, खासकर मैंने गर्ल्स को देखा है ज्यादातर, ये ऑफेंडेड नहीं है, मैंने पेपर के बाहर भी उन्हें कॉपी लेके खड़े होते हुए देखा है कि लास्ट मोमेंट ऐसे देख रहे, भाई कंप्यूटर थोड़ी आ जाएगा दिमाग में, जो आता है तुम उसको भी भूलोगे। पर वो समझे बिना वो लास्ट मोमेंट तक रटते रहते हैं हम लोग। तो एक तो ब्रेन में एक एक
तुमने कभी थोड़ा एटम का कंसेप्ट पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में सुना होगा 9th क्लास में। सबसे आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। सबसे लूज एनर्जी बाउंड होती है, हल्की सी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएंगे। ऑलवेज दैट हैपेंस। और क्या आपने ये भी नोटिस किया है कि जब आपकी बॉडी पेपर देती है तो ऑटोमेटिकली उसमें एक हीट जनरेट हुई रहती है, बॉडी हल्की गर्म रहती है, हल्की हल्की। पेट में कुछ कुछ होती है वो अलग कहानी है, बट बॉडी हल्की सी गर्म रहती है ऑलवेज। ये जो स्लाइटली रेडिएशन का एमिट करना है ना, हम इसकी साइंस कभी नहीं समझ पाते। ये हमारे आउटर मोस्ट पार्टिकल को हमेशा बाहर धकेल देती है। एंड 90% यू फील लाइक क्वेश्चन पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा। आपने अपनी एनर्जी को रेडिएट करना शुरू कर दिया। बॉडी की एनर्जी लिमिटेड है, जितनी ज्यादा आप उसे रेडिएट करते रहते हैं वो अपनी मेमोरी लॉस में चला जाता है। जितनी ज्यादा वो शांत रहेगी, इसीलिए जब पेपर के बाद 15-20 मिनट बाद आप नॉर्मल हो जाते हो, आपको सब याद आ जाता है कि इस क्वेश्चन का तो भी आना चाहिए। ये हमेशा होता है, सारे स्टूडेंट्स को फेस करते हैं। पर आजकल प्रॉब्लम क्या है, मैंने कॉन्टेक्स्ट बोला, टीचर साइकोलॉजी के ऊपर बात नहीं करना चाहती। उनका काम क्या है, पैसा लिया, बात खत्म, मेरा लेक्चर पूरा हो गया। पर बच्चा उसको झेलता जा रहा है, झेलता जा रहा है, 12 अटेम्प्ट्स के बाद अटेम्प्ट्स फेल हो रहा है। कोई उसको समझना ही नहीं चाह रहा कि प्रोसेस क्या है। और मैंने ये सारी चीजें इंटरनली फेस की हुई, सारे पेपर्स के अंदर बैठ के भी। तब मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि लास्ट का भी कभी मत पढ़ो, आपकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी, गारंटी देता हूँ। अंडर प्रेशर आप आती हुई नॉलेज को रेडिएट करोगे, पहला पॉइंट उससे बचना होगा। दूसरा आपका बात है लास्ट का 1 मंथ क्या करना है। लास्ट मंथ के अंदर सबसे पहले नई चीजें पढ़ना बंद कर दो। लास्ट के 15 दिन से पहले मॉक लगाना बंद कर दो। और जितना आपने पढ़ रखा है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, खाली उतने को रिवाइज करना शुरू करो। फिर कह रहा हूं कि 3x3 नो ही आना चाहिए, आपका 7 नहीं आना चाहिए। मतलब जो आता है वो एग्जीक्यूट हो जाए, नया मत सीखो। क्योंकि आप 60-70% तो प्रिपेयर होते ही हैं। 10 में से 6-7 क्वेश्चन तो आप निकाल ही सकती हैं, लेकिन वो 6-7 क्वेश्चन गलत नहीं निकलने चाहिए। फोकस इस बात का है। कट ऑफ तो आ जाएगी ना 6 में से, पक्की बात है। 120 से 130 के बीच में पेपर निकल जाएगा 200 में से। प्रॉब्लम ये कि उतने नहीं बन रहे, क्यों? क्योंकि हम उससे ज्यादा चाह रहे हैं, और ज्यादा के चक्कर में जो है वो भी खत्म हो जा रहा है। तो जहां वो पहले वहां रहना सीखो। 3x3 नो आना चाहिए। फिर मैं रिपीट करता हूँ इस बात को, जो आता है वो खराब ना हो। तो लास्ट का मंथ रिवीजन का मंथ होता है, लास्ट का वीक एंजॉयमेंट का वीक होता है। ये दो चीजें जितनी जल्दी माइंड में सेट कर लोगे। और तीसरे फैक्टर, एक आज दिमाग में बैठा लो, मेरे कहने से लिख लो, मानने से होगा, मेरे कहने से नहीं होगा। आज दिमाग में बैठा लो कि तुम्हारा नहीं हुआ ना तो फिर किसी का नहीं हो सकता। ये बात दिमाग में बैठा लो। जितनी मेहनत मैंने इस चीज के ऊपर की है, जितना टाइम पर्सनली मैंने इस चीज को डिवोट किया है, उसके बाद अगर मेरा नहीं हो सकता तो फिर यहाँ कोई डिजर्व नहीं करता। जबकि हमारी साइकोलॉजी उल्टी चलती है कि बच्चे तो पता नहीं कितना कितना पढ़ते हैं, हम तो कुछ भी नहीं उनके आगे। तो आप अपने आप को इतना कम आंक रहे हो कि आपकी साइकोलॉजी पहले ही बोल देते हैं कि आप तो डिजर्व ही नहीं करते। आपने कभी ऐसा कोई बंदा देखा है जो आपको लगता है कि ना तो ढंग से पढ़ाई करता, सारा दिन इसने मस्ती करके काटी पूरी जिंदगी, पेपर आती इसका काम बढ़ गया, हम के रह। देखिए ना, नेचर हमेशा क्या जजमेंट लेती है, इसने कितनी पढ़ाई की, कौन कितना योग्य था। प्रकृति जानकारी नहीं, योग्यताएं चेक करती है इंसान की। कहते हैं ना कि नेचर अपने आप जहां किसको पहुंचाना होता है पहुंचा देती है। तो नेचर ने देख लिया, जो साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रोंग हो चुका है कि बड़ी सिचुएशन हैंडल कर सकता है कॉन्फिडेंटली, उसको अपने आप मौका मिल जाता है। और जो इंसान ज्ञान होने के बावजूद भी मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाता, वो वहां तक कभी नहीं पहुंच पाता जहां तक वो जाना चाहता है। तो आपको ज्ञान वर्धन नहीं करना, मस्तिष्क वर्धन करना है, ब्रेन को स्ट्रोंग करना है अपने को। प्रकृति को ये बताओ कि हम तैयार हैं चीजें लेने के लिए। क्योंकि आज के जब पेपर क्रैक करके जॉब के ऊपर, डेस्क के ऊपर बैठोगे ना, तब तुम्हारा किताबी ज्ञान काम नहीं आएगा कि 5x5 कितना था। उस टाइम पे सिचुएशन हैंडलिंग, सिचुएशन जो होगी ऑफिसर रैंक की, वो देगा किसका माइंड कितना डेवलप हो चुका था। प्रकृति को ये बताना है कि हम डेवलप हो चुके हैं। ये नहीं कहना कि हमने पढ़ाई कर ली, हमने 15 चैप्टर और निपटा दी। उसे क्या फर्क पड़ता है फिर डेस्क पे जाके? एक भी काम नहीं आना ट्रेनिंग के अंदर, सारे टेक के रूल सिखाएंगे नहीं। तो टाइम के हिसाब से नेचर को बताना सीखो कि यार प्रिपेयर टेक्निक। और ये जितनी जल्दी डेवलप कर लोगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, एक एक दो दो अटेम्प्ट्स में अपने काम होते हुए देखोगे, एक एक दो दो अटेम्प्ट्स। यानी साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाओ बस, और कुछ नहीं उसके अलावा। एक इंसान ऐसा भी है जो शमशान घाट के अंदर बैठ के पूजा पाठ करता रहता है, भूत प्रेत काबू कर लेता है। और एक इंसान ऐसा जो नाम सुनते डरने लग जाता है, क्या बोल दी। तो पावर बॉडी में किसी की नहीं, दोनों के ब्रेन में थी। एक का ब्रेन पहले ही हार गया था, और एक का ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो नहीं दिखता मैं उसको पकड़ के ले आऊंगा। तो आप किस साइड जाना चाहते हो, आपकी चॉइस। विद दैट आगे लिखो। A certain money, a certain money at
x% rate per annum, certain money at x% rate per annum provides amount of 1600 after 4 year. After 4 year, if that certain money is amount कितनी बताई मैंने 1600. If the certain money is 1200 rupees, अब यहाँ रोकता हूँ. Certain money is 1200 rupees. आधे बच्चों को लाइन अजीब सी लगेगी. अभी कहना चाहता तो आम भाषा में ये कह सकता था कि प्रिंसिपल 1200 और अमाउंट 1600. पर्पस मेरा भी वही है, प्रिंसिपल 1200 है, अमाउंट 1600 है, लेकिन लाइन जो होगी वो ऊपर नीचे करके टेढ़ी मेढ़ी कर रखी. और पेपर में यही कहना चाहता है, जब क्वेश्चन के अंदर ब्लॉक होते हो तो अपने कीवर्ड्स को ढूंढना सीखो, उसके ऊपर फोकस करो, आपको 10 मिनट अपने आप समझ में आएगी कहां से काम करना था. ठीक है, क्या लिखा? द सर्टेन मनी इज 1200 एंड रेट इज increased by 3%. Rate is increased by 3%. What will be the new amount in same time? New amount in a same time. हिंदी में बच्चे 1200 रुपए का भुगतान 4 वर्षों में 1600 का मिश्र धन देता है. 1600 का मिश्र धन देता है. तो ब्याज दर 3% बढ़ाने पर समान समय का नया मिश्र धन क्या होगा? समान समय का नया मिश्र धन क्या होगा? हाँ 1744. वो क्या है? सिंपल सी बात बताओ, कितने बच्चों ने कोशिश की पुरानी रेट निकालने पड़े आराम से? अब मुझे एक पॉइंट जानना है हल्का सा, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि एक्स का मान ज्ञात करो, फाइंड द ओल्ड रेट? नहीं. तो ओके, सिंपल सी कहानी ये बताओ, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हो तो क्या आपका ब्याज ज्यादा आएगा पिछली बार से? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो तो कम हो जाएगा, मतलब जो पिछली बार था उतना रहेगा. रेट बढ़ाने पर उससे प्लस होगा, घटाने पर उससे, यही कहानी है ना. तो अपने पैसा कितना उधार दिया, अमाउंट कितनी बनी 1600. अब रेट कितने परसेंट बढ़ा दी? 3%. और टाइम कितने साल है? तो 3 × 4 12% ब्याज ज्यादा आएगा पिछली बार से. 3 × 4 कितना बनेगा? 12% ज्यादा आएगा. मेरा प्रिंसिपल कितना है 1200, और इसके ऊपर एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिल गया 12%. तो जितना पीछे था वो तो आना ही था. 12 × 12 144 ज्यादा आ गया पिछली बार से. तो कितना आ गया 1700. बात खत्म. डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है एक चीज की, भाई पुराना रेट वो मांग ही नहीं रहा, तुम क्यों करेंगे, निकाल के करेंगे क्या उस चीज का? निकल भी जाएगी तो क्या वैल्यूएबल है, 1600 तो फिर भी आएगा कैलकुलेशन में. आप अगर 10% निकालते हो और फिर आप 13% निकालते हो, क्या 13% निकालते टाइम 10 + 3 नहीं होता? यानी 10% वाली तो रिपीट होती है वैल्यू, 3% एक्स्ट्रा आती है वैल्यू उसमें. एक्स्ट्रा काउंट कर लो, बात खत्म कर. पुरानी जो रेट है वो तो काउंट हो ही रही है ना फिर भी साथ में, कम होगी या ज्यादा होगी.
सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो। A certain money, a certain money is lent at certain rate for 3 years. Is lent at certain rate, certain rate for 3 years. If the rate of interest, if the rate of interest is increased by 2%, increased by 2%, it will give, it will give rupees 720 additional interest. It will give rupees 720 additional interest. Find the principal. Find the principal. हिंदी वाले, कोई धनराशि, कोई धनराशि निश्चित ब्याज दर से, निश्चित ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी गई, 3 वर्षों के लिए उधार दी गई। यदि ब्याज दर, यदि ब्याज दर 2% बढ़ा दें, 2% बढ़ा दें तो 720 रुपए अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, 720 रुपए अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। मूलधन ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें। देखो भैया, पी तो सेम है ना, एक ओल्ड रेट है और एक अपनी न्यू रेट है, ये कहानी। तो अब ये बताओ, ओल्ड रेट से न्यू रेट पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने परसेंट का आ रहा है? परसेंट का, 2%। और कितने साल तक आएगा? 3 साल का टाइम है। तो 2% ब्याज अगर लगातार 3 साल तक बढ़ाओगे तो ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? पहले साल 2, फिर 2 4 बन जाएगा, फिर 2 बन 6% ज्यादा हो जाएगा। पर आप कह रहे हो कि जो ज्यादा आया है वो कितना आया? 712 1% का मान कितना आ गया? 100। और प्रिंसिपल तो फिर सही बात है, बिना गए कितना रहता है? 100 कितना हो जाएगा? अच्छा, ओके। लिखो आप। रमेश took, Ramesh took loan of certain money, loan of certain money from bank, from a bank at 7.3% rate per annum, 7.3, 7.3% rate per annum. लिख लिया? He lent the same money to his friend. He lent the same money to his friend at 11.8%, 11.8, 11.8% rate per annum. In time period of 8 years, in a time periods of 8 years,
he made a profit of he made a profit of 1800 rupees. 1800 rupees. Point. The money borrowed as loan. Point. The money borrowed as loan. रमेश ने कुछ रुपए बैंक से लोन के रूप में उधार लिए. लोन के रूप में उधार लिए. बैंक की ब्याज दर 7.3% है. बैंक की ब्याज दर 7.3% है. उसने उसने वही धनराशि अपने दोस्त को वही धनराशि अपने दोस्त को 11.8% दर पर उधार दी. 11.8% दर पर उधार दी. यदि 8 साल में, ठीक है, यदि 8 साल में उसने कुल 1800 का लाभ कमाया हो, 8 वर्षों में उसने कुल 1800 का लाभ कमाया हो, तो मूलधन ज्ञात करें. मूलधन ज्ञात करें. अच्छा, ब्याज वाले केस में हम लाभ किसे कहते हैं? ओके, हाँ, प्रॉफिट किसे कहते हैं? जो एक्स्ट्रा इनकम. आजकल लोग गांव में नहीं करते कि लोग केसीसी का लोन ले आए तो बताया वो 2-4% पे आएगा और गांव में 2 रुपए से कटक चिपका देते हैं आगे. तो जो मार्जिन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वही तो प्रॉफिट है ना. मतलब इसमें एक्चुअल कैलकुलेशन कहीं भी नहीं करनी. बी का मान कितना लिया? 100. पुरानी रेट जो बैंक की रेट है वो 7 और जो इसके दोस्त की रेट है वो 11. तो बस ये देख लो यहां से यहां तक पैसा कितना बढ़ रहा है. 4 पॉइंट. सही बात है. तो इसका जो प्रॉफिट है वो 4.5%. एक साल में इतने रुपए उसके पास बचते रहेंगे. और ये प्रोसेस ने कितने साल चलाया? 8 साल. तो 4.5 का मतलब होता है 9/2. और 8 साल तक रन किया, मतलब उसने 36% पैसा एक्स्ट्रा कमा लिया. बाकी तो बैंक को देना पड़ेगा कि उसने एक्स्ट्रा कमा लिया. और ये कितने के बराबर दे रखा है? एक कम करो, 18 से ही कट मार दो. 2% का मान कितना बचेगा? 100. 2 से उठा दो, 1% का मान कितना आ जाएगा? 50. और पी का 100 मान रखा, कितना हो जाएगा? ठीक है. अब इसकी लास्ट की 2 टाइप रहती है. वन इज इंटरेस्ट इक्वालिटी. SI1 इक्वल टू SI2 या अमाउंट 1 इक्वल टू अमाउंट 2. एंड द अदर इज रेट और टाइम का कांस्टेंट होना. 2 टाइप के बाद ऐसा ही खत्म हो जाएगा. तो अगर आपने इंटरमीडिएट क्लास लेनी शुरू की है तो अगली क्लास के बाद आपके नया लेक्चर आ जाएगा. एक क्लास हो चुकी है. यहाँ तक कर लेना.